नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। दोस्तों, ये कहानी है नीरज की। नीरज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि नीरज भोपाल में जॉब करता था, लेकिन नीरज के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसे जॉब वॉब सब अपना छोड़ छाड़ कर अपने घर वापस आना पड़ा था। दरअसल होता कुछ यूँ है कि कोविड के समय जब सारे देश में या फिर कह सकते हैं कि सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय की बात है। उस समय क्या होता है कि क्योंकि आप सबको पता है कि जो जहाँ पर है वहीं पे लॉक हो गया था, लेकिन नीरज जैसे तैसे अपनी जॉब छोड़ता, मतलब जॉब वॉब सब भोपाल का रूम वूम छोड़ कर अपने घर पहुँच जाता है सारणी। ठीक है, सारणी पहुंचकर नीरज के जो माता पिता होते हैं वो उनके साथ ही अच्छे से पूरा कोविड का समय निकालता है। लेकिन दरअसल होता कुछ यूँ है कि जब वैक्सीनेशन का समय आता है ना, तो स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन में जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, नया नया वैक्सीन आया था बन के, तो क्या होता था, कुछ ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन का जो डोज दिया जाता था, जिसका लोगों की सेहत पर उल्टा असर भी पड़ा है। जैसे दमा के, अस्थमा के मरीजों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था उस वैक्सीनेशन का। तो क्या होता है, नीरज की जो मदर होती हैं उन्हें दमे का प्रॉब्लम होता है, जिस वजह से नीरज अक्सर अवॉइड करता है उनकी मदर को वैक्सीनेशन के लिए, है ना। ये उसकी मम्मी हमेशा बोलती है कि मुझे भी वैक्सीन लगवानी है, पर नीरज बोलता है कि नहीं, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा क्या रिजल्ट है, उसके बाद लगाएंगे। नीरज की जो पिताजी हैं ये एमपीबी में जॉब करते थे, तो इन्होंने तो वैक्सीन लगवा लिया था और इनकी हालत सही भी थी, इन्हें वैक्सीनेशन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो क्या होता है कि नीरज सोचता है कि सेफ़ है, तो वो क्या करता है, अपनी मम्मा को भी वैक्सीनेशन का डोज दिलवा देता है। लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि उसकी मम्मी को वैक्सीनेशन का साइड इफ़ेक्ट होता है और उनकी मम्मी सरवाइव नहीं कर पाती और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। ऐसा नीरज जैसे कई लोगों के साथ भी हुआ है कोविड के समय में। खैर चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ को लेकर मैं ना थोड़ा ज़्यादा भावुक हूँ और मेरे हिसाब से सभी लोग होते हैं। तो जब मम्मी का कोई कहानी में मम्मी लोगों का जब किस्सा होता है ना, तो मैं थोड़ा कहानी से हट जाता हूँ अक्सर। पर हाँ, माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं। अगर आप ना किसी की कोई भी भगवान की पूजा करो चाहे ना करो, है ना, अगर आप अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हो, उनकी जिम्मेदारी अच्छे से उठा रहे हो, आप उनके साथ अच्छे से बात ही कर रहे हो, है ना, उनका ध्यान रख रहे हो, तो इससे बड़ी पूजा मेरे हिसाब से दुनिया में कोई नहीं है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि ये आपका बुरा समय है जो जल्द ही निकल जाएगा और अच्छा समय भी आएगा। खैर, इंसान का ना जो प्रेजेंट में चल रहा होता है ना, अच्छा समय वही है। बस आपने देखने का नज़रिया है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने देखने का नज़रिया, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स भी चेंज हो जाए। खैर छोड़िए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं नीरज की कहानी पे वापस आता हूँ। तो क्या होता है कि नीरज की मम्मा को वैक्सीनेशन का साइड इफ़ेक्ट होता है और वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। अब रह जाते हैं नीरज और उसके पिता अकेले। कोविड, जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड जा चुका है, तो कोविड चला गया है और नीरज के जो फादर हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं और उन्होंने वहीं पे सारणी में ही अपना घर बना लिया है। और अब नीरज, क्योंकि नीरज के फादर यहाँ अकेले हैं और नीरज के फादर का मन यहीं रहने का था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे घर बनवाया है। तो नीरज भी अपने फादर को छोड़ के कहीं बाहर जा नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर उसके पापा की जिम्मेदारी है ना, और वो इस जिम्मेदारी को कोई बोझ मान के नहीं चलता है। ये हर इंसान का कर्तव्य होता है कि जब तक हम छोटे रहते हैं तो माँ बाप हमारा ख्याल रखते हैं, बड़े होने के बाद हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। और एक समय बाद माँ बाप ना बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हैं और बड़े बच्चों को ना संभालना छोटे बच्चों से भी ज़्यादा खतरनाक होता है भैया, मैं भी अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। तो अब नीरज और उनके जो पिताजी हैं वो लोग अच्छे से अपने जो नया घर बना होता है वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। नीरज भी वहीं पे लोकल में एक काम ढूंढ लेता है, क्योंकि सारणी क्षेत्र में ना WCL है और MP भी है और गवर्नमेंट,
है ना। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे नाम कुछ नहीं है, लोग वहाँ बस आप अपनी दुकान खोल सकते हो और उसको चला सकते हो, ऐसा है। मैं भी सारणी से ही हूँ, अपने क्षेत्र को की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो नीरज को भी ऐसा ही लगता था, तो वो जैसे तैसे करके अपना समय निकाल रहा था कि कल को कुछ अच्छा होगा जब अपने क्षेत्र में, तो वो कोई दूसरा काम करने लग जाएगा। नीरज शोरूम में सेलिंग का काम दिखता था, सेल्स का, और अपने घर पर भी ध्यान देता था, पापा पर भी ध्यान देता था। थोड़ा फब्बल हो रहा है, सॉरी। अब क्या होता है कि एक दिन ना, जो खेल तमाशे करने वाले नहीं आते हैं, जो ऐसे भालू बन के घूमते रहते हैं, इधर उधर लोगों को डराते हैं, लोगों का मन बहलाते हैं, उस टाइप का कोई एक इंसान था, भालू बनकर आया था। और उनके साथ में एक बूढ़े से बुजुर्ग से अंकल थे। वो आते हैं नीरज के घर पर और उनका गेट ठकठकाते हैं। नीरज गेट खोलता है। अब क्या होता है कि नीरज का काम उस समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है और बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया होता है। तो जैसे नीरज दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि कोई इंसान है जो भालू बना हुआ खड़ा है और उसके साथ में एक बूढ़े से चचा है, और वो एक कॉपी पेन लेके खड़े। तो चाचा क्या बोलते हैं कि बेटा कुछ दान हो सके तो तुम दे दो। तो नीरज अपनी जेब से 10 का नोट निकाल कर वो चाचा को दे देता है। तो चाचा बोलते हैं कि बेटा ये 10 रुपये तो आज तक हमें किसी ने नहीं दिए, कम से कम 20-50 रुपये तो दो। तो नीरज बोलता है कमाल की बात है, एक तो घर घर जाकर भीख मांग रहे हो, उल्टा मुझे ही दे रहे हो ज्ञान की 10 रुपये नहीं 20 रुपये 50 रुपये। अरे बोले भैया जितना दे रहा हूँ ना उतना रख लो, नहीं तो ये भी छीन लूँगा। और नीरज ना उन्हें वहाँ से निकाल देता है, मतलब बेइज्जत करके। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका मूड कैसा भी रहे, है ना। आपको दूसरे से बात ना ऐसे करनी चाहिए कि उसके स्वाभिमान को हर्ट ना हो। कई बार अक्सर हम लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि हाँ अगर हम अपने जहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमारा मूड खराब है, तो हम घर आकर ना सबका मूड खराब कर देते हैं क्योंकि हमारा मूड खराब है। अरे भैया, अक्सर लोगों ने कहा है कि ऑफिस की बातें, काम की बातें घर के बाहर छोड़ कर आना चाहिए, लेकिन क्या करें, लोग आदत से मजबूर होते हैं। 10 में से 9 लोग यही करते हैं कि काम का टेंशन घर परिवार में लाते हैं और घर परिवार को भी टेंशन में रखते हैं। अक्सर ऐसे घरों में फिर बच्चों का रिजल्ट खराब आता है तो माँ बाप बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं, पापा मम्मी पे दोष लगाते हैं, मम्मी पापा पे दोष लगाती हैं। दरअसल दोष सबका होता है, लेकिन ना आपको ना अपने घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए। बच्चों को, अपनी वाइफ को, उनकी केयर करनी चाहिए और अपना जो भी टेंशन है बाहर तक रखो। हो सके तो कभी कभार शेयर कर लिए, बीवी के साथ तो आप सब शेयर करते ही हो, लेकिन घर का माहौल अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। तो नीरज जो इतना गंदा चिढ़ जाता है ना वो चाचा पे, तभी नीरज के पिताजी बोलते हैं नीरज ये क्या हरकत है, मतलब ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम इनसे। तो नीरज बोलता है डैडी आप ना अभी प्लीज़ शांत हो जाइए, शांति से बैठिए, क्योंकि अभी मेरी लाइफ में ना बहुत टेंशन चल रहा है। और नीरज अपने पापा को भी उल्टा जवाब देकर वहाँ से निकल जाता है। दिन ब दिन उसके जो हालात है ना बिगड़ते चले जा रहे होते हैं, लेकिन ना जिस दिन वो चाचा की, मतलब जो अंकल आए होते हैं ना भालू बने हुए इंसान के साथ, उनकी बेइज्जती करके उनको वहाँ से निकालता है ना, उसके 1 या 2 दिन बाद नीरज उसके घर में ना कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ महसूस करने लगता है। जैसे कि अक्सर क्या होता था कि नीरज के जो घर में जो बाथरूम होता था ना उसका लाइट इन्हें जला मिलता था। कई बार नीरज नोटिस करता है तो उसे ऐसा लगता है कि यार हो सकता है कि पापा की जब उम्र हो ही गई है तो पापा भूल जाते होंगे, लेकिन ना नीरज के पापा भी यही चीज़ नोटिस करते थे कि अक्सर बाथरूम का लाइट चालू मिलता है। एक दिन नीरज के पापा बोलते हैं नीरज से कि नीरज क्या बात है, तेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल, अक्सर दिखता हूँ कि बाथरूम का लाइट तो खुला छोड़कर आ जाता है। नीरज उसके पापा से बोलता है डैडी मुझे तो ऐसा लगता था कि आप छोड़ते हो वो लाइट खुला और मुझे लगता है कि आप भूल गए होंगे इसलिए मैं बंद कर देता था। तो इसी बात पे ना नीरज और उसके फादर का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो नीरज कहता है चलो ठीक है, मैं जो इनका जो घर होता है ना इसमें कॉमन बाथरूम होता है और एक जो बेडरूम होता है ना, 2 बेडरूम होते हैं नीचे, तो एक बेडरूम में अटैच लाइट बाथ नहीं होता, वो कॉमन वाला यूज़ करते हैं नीरज और उसके पापा। और एक इनने बेडरूम एक और बनाया था जिसमें अटैच लाइट बाथ होता है।
तो नीरज बोलता है कि चलो ठीक है, अब से मैं वो वाला बाथरूम यूज़ ही नहीं करूँगा, फिर आप देखना कि लाइट कौन खुला छोड़ रहा है। और नीरज ना उस दिन से वो बाथरूम यूज़ करना बंद कर देता है। 2-3 दिन बाद ना नीरज के पापा देखते हैं कि यार रात में नीरज वो बाथरूम यूज़ नहीं कर रहा है। और नीरज के पापा जब बाथरूम यूज़ करते हैं तो लाइट बाकायदा बंद करते थे। लेकिन सुबह जब वो उठते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो नीरज के पापा जी है जल्दी उठते थे, तो वो पाते थे कि अक्सर बाथरूम का लाइट चालू रहता है। और यही बात अब उसके फादर नीरज से बताते हैं कि नीरज बेटा तू तो बाथरूम यूज़ नहीं कर रहा ना वो। तो नीरज बोलता है नहीं डैडी, क्यों, क्या हुआ? यार वो वहाँ का बाथरूम का लाइट मैं रात में बंद करता हूँ लेकिन सुबह चालू ही मिलता है। तो नीरज को भी थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ना ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ना चलने देते हैं। नीरज भी अपने काम धाम में व्यस्त रहते, उसके पापा भी। अब जो हरकतें हैं ना ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कई बार इन्हें बाथरूम की तरफ से किसी की आवाज़ आती है, मतलब ऐसी आवाज़ नहीं, डरावनी इस टाइप की नहीं। जैसे नीरज के पापा अगर सामने के रूम में बैठे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि नीरज ने बाथरूम की तरफ से आवाज़ लगाई। और अगर नीरज सामने के रूम में बैठा है तो नीरज को ऐसा लगता है कि उसके फादर ने बाथरूम की तरफ से आवाज़ लगाई। जबकि बाथरूम के एरिया में इस समय जब भी इन्हें आवाज़ आती है ना तो ये लोग कोई नहीं होते। मतलब जैसे नीरज को ऐसा लगता नहीं कि पापा ने आवाज़ लगाई, तो वहाँ जाकर देखता है पर वहाँ पे उसके फादर नहीं होते। अब ये चीज़ ना धीरे धीरे जब बढ़ रही होती है ना तो क्या होता है, एक दिन नीरज के जो वहाँ पे पहचान वाले पंडित जी थे वो ऐसे ही वहीं से गुजर रहे होते हैं, तो नीरज के घर पर आ जाते हैं ऐसे मिलने। तो जैसे ही क्या होता है, पंडित जी घर पर आते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि कैसे हैं, और नीरज और उसके पापा बढ़िया से बात करते रहते हैं। और नीरज के पापा को फ़ोन आता है, तो नीरज के पापा जो हैं फ़ोन पे बात करते हुए घर के गेट से बाहर चले जाते हैं और नीरज और पंडित जी बात कर रहे होते हैं। तो पंडित जी नीरज से बोलते हैं कि नीरज बेटा घर पे कुछ अजीब सा लग रहा है तुम्हारे। नीरज बोलता है पंडित जी मतलब किस तरीके का अजीब सा लग रहा है आपको, क्योंकि साफ़ सफाई तो सब बढ़िया है, कोई स्मेल आ रही है क्या आपको? पंडित जी बोलते हैं हाँ स्मेल तो आ रही है। नीरज बोलता है पंडित जी मैं खुद भी परेशान हूँ, पूरे घर में मैं डेली झाड़ू पोछा करता हूँ, पूजा पाठ होती है, लेकिन ना अक्सर घर में से किसी चीज़ के मांस के सड़ने की बदबू टाइप की आने लगी है और ये लगभग 10-12 दिन से ही हो रहा है ऐसा। पंडित जी बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो मैंने मतलब नीरज ने कहा कि पापा तो आपके सामने फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उधर सामने खड़े। तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारे फादर को मत बताना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर पे कोई काली शक्ति का वास हो रहा है। ये बात सुन के नीरज भी एकदम से चौंक जाता है कि क्या बात कर रहे हो पंडित जी, ऐसा वाकई में होता है क्या? क्योंकि नीरज के मन में जो सब चल रही थी ना इनके घर में घटना है वो सब तुरंत दौड़ने लगती है। नीरज बोलता है पंडित जी वाकई में ये सब होता है क्या? क्योंकि मुझे आपको और भी कुछ बताना है। पंडित जी बोलते बताओ क्या हुआ? तो नीरज ने सारे इंसिडेंट पंडित जी से शेयर किए कि बाथरूम तरफ से आवाज़ें आती है और वो लाइट का बंद चालू हो जाना, ये सारे जो इंसिडेंट के साथ हो रहे थे ना, कि उसने बताया कि अक्सर हम लोगों को आवाज़ आती, पापा को मेरी आवाज़ आती है बाथरूम की तरफ से बुलाने की, पर पापा जाते तो वहाँ पे मैं नहीं होता हूँ। वैसा ही मेरे साथ भी होता है कि पापा की आवाज़ मुझे आती है बाथरूम की तरफ से, लेकिन वहाँ पापा नहीं होते। इस तरीके की कुछ एक दो जो इंसिडेंट हो रहे थे ना, ये पूरे पंडित जी के सामने नीरज ने बता दिया। पंडित जी कहते हैं कि बेटा मुझे शुरू से बताओ, तुम्हारे घर पर कौन कौन आया है ये बताओ पहले। तो नीरज बोलता है अक्सर पापा और मैं ही यहाँ पे रहते हैं, पापा के फ्रेंड्स भी बहुत दिनों से नहीं आए हैं और ऐसा कोई भी नहीं आया है मतलब जिसके बारे में मुझे याद हो, क्योंकि 12-15 दिन से हमारे यहाँ वाकई में कोई नहीं आया पंडित जी। पंडित जी बोलते हैं दिमाग पे जोर लगाओ, कोई ऐसा इंसान जो तुमसे चिढ़ता हो या तुमसे जलता हो, तुम्हारे परिवार से जलता हो। तो नीरज बोलता है नहीं पंडित जी ऐसा तो कोई भी नहीं आया, लेकिन हाँ एक दिन ना यहाँ पे एक भालू वाला नहीं घूमते रहता है। तो पंडित जी बोलते हैं हाँ, तो वो भालू वाला और उसके साथ में एक बूढ़े से अंकल आए थे, और क्या है कि मेरे शोरूम का काम भी मेरा ठीक नहीं चल रहा था तो बहुत टेंशन में था मैं। तो वो आए, उनने दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने उन्हें 10 का नोट दे दिया।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया 10 रुपये कोई नहीं देता, कम से कम 20 रुपये 50 रुपये तो दो। तो इस बात पे मैं ना चाहते हुए भी ना काम के टेंशन में उन पर पूरा भड़क गया और मैंने ना कहीं की भड़ास कहीं पे निकाल दी। बाद में मुझे भी बहुत बुरा लगा, पर अब जो होना था वो तो हो गया, तो मैंने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पंडित जी बोलते हैं कि बेटा हो ना हो वो ही इंसान कुछ ना कुछ छोड़ के गया है यहाँ पे तुम्हारे लिए। पंडित जी बोलते हैं नीरज से कि पूरे घर की अच्छे से सफाई करना, और अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी मिले जो अजीब सा हो, मतलब कोई कपड़ा, बाल, नींबू, मतलब जो भी ऐसा कुछ संदिग्ध टाइप का तुम्हें मिले तो मुझे बताना। और पंडित जी नीरज को बोलते हैं कि एक काम करते हैं, आने वाली जो एक मुहूर्त बताते हैं पंडित जी नीरज को कि आने वाले इस मुहूर्त पे हम घर पे एक हवन यज्ञ कर लेंगे नॉर्मल सा, उसके बाद से ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी। लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हें अगर कुछ ऐसा कोई भी सामान मिले जो संदिग्ध टाइप का हो तो वो सामान उसे हाथ मत लगाना। वो सामान जहाँ है उसे वहीं रहने देना, वो सामान जहाँ है उसे वहीं रहने देना, और सिर्फ मुझे बुलाना, मुझे बताना, मैं आके उस सामान को हटाऊंगा। तो नीरज बोलता है ठीक है पंडित जी। अब क्या होता है, पंडित जी नीरज के पापा जी से और नीरज से विदा लेते हैं और वहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी ना नीरज के पापा जी की नज़र पड़ती है नीरज की बाइक पे। तो नीरज के पापा जी बोलते हैं कि अब पंडित जी भी वहीं खड़े हैं ना, ये लोग गेट पर हैं, पंडित जी को मतलब गुड बाय बोलने आए थे, बाय बाय टाटा सी ऑफ करने आए थे उनको। तो तभी ना नीरज के पापा जी की नज़र पड़ती नीरज की बाइक पर, और नीरज के पापा जी बोलते हैं नीरज क्या बात है, आजकल गाड़ी भी तू निकालता नहीं और बिल्कुल ऐसी गंदी हो रखी है, और ये क्या कपड़ा फंसा के रखा तूने, कपड़ा फंसाते तो कम से कम साफ सफाई तो कर लिया कर बाइक की। तो नीरज बोलता है कपड़ा दिखाओ। तो जैसे ही ना क्या होता है, नीरज बाइक के पास जाके उस कपड़े को हाथ लगाने वाला रहता ही है, उतने में पंडित जी बोलते हैं 1 मिनट नीरज वहीं रुको, हाथ मत लगाओ उसे। और ना पंडित जी वहाँ से झाड़ू उठाते हैं और वो झाड़ू से उस कपड़े को ऐसा झाड़ू से नीचे गिराते हैं, और जैसे ही वो कपड़ा नीचे गिरता है ना तो उसके अंदर होता है एक नींबू। ये देखकर नीरज के पापा, नीरज और पंडित जी तीनों समझ जाते हैं कि ये हो ना हो किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का किया है। नीरज के पापा स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन पंडित जी को देख रहे होते हैं, और पंडित जी नीरज को देखकर बोलते हैं कि बेटा अब ये जो झाड़ू है, ये झाड़ू से मैं ये सामान बाहर रख रहा हूँ, और तुम ये झाड़ू जो है मैं अब बाहर फेंक दूंगा, तो तुमको यूज़ करने के लिए जो भी झाड़ू लगेगी तुम दूसरी ला लेना। अक्सर ना मेरी एक एडवाइस और है आप लोगों के लिए कि कभी भी अगर ऐसा कुछ संदिग्ध टाइप का कुछ काले जादू से रिलेटेड अगर आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी देखते हैं, है ना, आसपास कहीं पर भी, तो उसे ना हाथ मत लगाना। जहाँ तक जितना मैंने सुना उतना बता रहा हूँ, कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, पर मैंने ऐसा सुना है, तो हो सकता है कि काम आ जाए आप लोगों के, कि कभी भी ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं। झाड़ू होती है ना, तो झाड़ू के सहारे पूरा घर के बाहर कर दीजिए आप उसको, और जो झाड़ू है उसे भी घर के बाहर ही छोड़ाइए, अपने यूज़ के लिए दूसरी झाड़ू खरीद लीजिए। क्योंकि अब नीरज के यहाँ जो कपड़े में नींबू मिला था, तो पंडित जी समझ जाते हैं क्या मैटर है, तो ये नींबू को और उस रुमाल को बाहर कर देते हैं झाड़ू के सहारे, और झाड़ू भी बाहर छोड़ देते हैं। और जो मुहूर्त इन लोगों ने, जो पंडित जी ने बताया था, उस मुहूर्त पे नीरज के पापा जी, नीरज और पंडित जी मिलकर अपने घर पर सिंपल सा एक हवन यज्ञ करते हैं, और उसके बाद से इनके घर में ये जो घटनाएं हो रही होती है ना, कि अक्सर बाथरूम का लाइट चालू मिलता था, और किसी की आवाज़, मतलब आवाज़ आती थी ना, जो इन्हें नीरज के पापा को, इनको एक दूसरे की ही पुकारने की आवाज़ आती थी, ऐसा अक्सर छलावे में होता है। तो ये सब हरकतें उसके बाद से बंद हो गई। लेकिन ना उसके बाद से नीरज को एक सबक मिल गया कि आपका मूड ना कितना भी ख़राब क्यों ना रहे, आप कितना भी डिप्रेस क्यों ना रहे, कितने भी टेंशन में क्यों ना रहे, लेकिन आपको ना किसी भी इंसान से एक सही तरीके से बात करनी चाहिए। सामने वाले के कभी भी स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाएं आप अपने ख़राब मूड की वजह से, ठीक है।
तो ये था एक किस्सा जो मैंने सोचा कि अपनी फैमिली आप लोगों से शेयर करूं, है ना। और अक्सर ना बस यही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी से मिले या फिर रास्ते में चलते फिरते, जैसे कई बार हो जाती ना, अक्सर दो लोग एक दूसरे को भले ही ना जानते हो, एक स्माइल के ज़रिए पहचान बन ही जाती है। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना। और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सबसे अच्छे से मिलिए, अच्छे से बात कीजिए, इसका आपकी पर्सनालिटी पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, है ना। और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।